नमस्कार, घटना चक्र में आपका स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। हर रोज की तरह घटना चक्र में खास मुद्दे के साथ तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं और आज का मुद्दा भी काफी गंभीर है। जी हां, भूमि अधिग्रहण बिल, जिसको लेकर के लंबे समय से चर्चा चली आ रही थी। जब सरकार को लगा कि इसको पास कराना जरूरी, तो पहले अध्यादेश आया और आज जो है 8 घंटे से भी ज्यादा लंबी चली चर्चा के बाद लोकसभा के अंदर इस बिल को मंजूरी दे दी गई है। तमाम तरीके के वाद प्रतिवाद, तमाम तरीके की चिंताएं और उन चिंताओं के क्या निराकरण हो सकते हैं, दोनों तरफ से जबरदस्त चर्चा देखने को मिली और लोकसभा में बिल पास हो गया। बड़ा सवाल यही, राज्यसभा में काफी मुश्किलें हो सकती है, नंबर्स नहीं है सरकार के पास। क्या कुछ होगा आगे, इस पर चर्चा करने के लिए तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ मोहम्मद अदीब साहब हैं, पूर्व सांसद हैं। सुनीत चोपड़ा जी हैं, नेता सीपीएम के। हमारे साथ मौजूद हैं कृष्णवीर चौधरी जी, भारतीय कृषक समाज के नेता हैं और साथ साथ बीजेपी के भी नेता हैं। और दिलीप के सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, ग्रुप एडिटर जैन टीवी और वरिष्ठ पत्रकार। दिलीप जी, पूरी 8 घंटे लंबी चौड़ी चर्चा, लंबे समय से चला आ रहा एक विवाद, तमाम तरीके से इसको लेकर के विपक्ष का हमलावर होना, जब से अध्यादेश आया है लोकसभा में बिल पास हो गया है आखिरकार। राज्यसभा में अब इसको लेकर के मुश्किलें हो सकती हैं। आप कैसे देख रहे हैं आज की इस चर्चा को? तमाम बिंदु उठाए गए। काफी क्लाइम डाउन गवर्नमेंट ने किया है इसमें। अगर आप देखेंगे पूरे चीजों में, तो मुझे लगता है कुल मिलाकर के जो विपक्ष के तरफ से जो भी बातें उठाई गई या जो भी कंसर्न्स किसान के जो संगठन थे उनके द्वारा उठाई गई, या जो अन्य संगठन थे जो किसानों के बारे में उनकी अपनी राय रखते हैं, तमाम चीजों में अगर आप देखें जो 9 अमेंडमेंट्स गवर्नमेंट ने लाए हैं उसमें जो शामिल किए गए हैं, उसके बाद से ये है कि एक्सेप्ट अगर आप देखा जाए तो बुनियादी तौर से कंसेंट क्लॉज को छोड़ के जो पहले कंसेंट क्लॉज था 70 और 80%, 80 और 70%, उसको छोड़ के लगभग वो तमाम चीजें, तमाम कंसर्न्स को एड्रेस कर दिए गए हैं। तो मुझे लगता है सबसे अच्छी बात तो ये है कि सरकार ने बाकी तमाम चीजों को, चाहे वो सोशल इंपैक्ट असेसमेंट भी जो है उन्होंने राज्यों के ऊपर कहा है कि राज्य अगर चाहे तो उस पे वो सोशल इंपैक्ट असेसमेंट करवा सकते हैं। यहां तक कि जो मल्टी क्रॉप लैंड की बात थी उसमें भी उन्होंने कहा कि एक लैंड बैंक जो बैरन लैंड है, उस तरह के जो लैंड है, पहले उसको देखा जाएगा, अगर वो अवेलेबल नहीं होगा तो फिर मल्टी क्रॉप। तो मुझे लगता है कि जो अध्यादेश था, जो बिल था, जो अमेंडमेंट है, मुझे लगता है कि ठीक है विपक्ष के अमेंडमेंट की तरफ से नहीं, लेकिन सरकार मंत्री जी खुद अमेंडमेंट लेके आए। जो अमेंडमेंट लेके आए वो स्वागत योग्य है, उसका स्वागत किया जाना चाहिए और बहुत ही अच्छे तरीके से। कम से मुझे लगता है चाहे वो आरएसएस के हों, चाहे भारतीय कृषक समाज के हों, चाहे किसी अन्य जो भी संगठन है, उन तमाम लोगों की बातों को सुना गया। संसद में जो घंटों तक जो बहस चली, उसमें जो मूल रूप से जिन चीजों को लगातार सरकार के सामने रखा गया, संसद में उठाया गया, वो था इसमें कंसेंट क्लॉज था, सोशल इंपैक्ट असेसमेंट था, इसके मल्टी क्रॉप था। इसके अलावा उसमें कुछ चीजें थी, जैसे कॉरिडोर के, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के बारे में भी उन्होंने सफाई दी कि 1 किलोमीटर तक ही उसको माना जाएगा, ऐसा नहीं कि वो चलते चला जाएगा। तो तमाम चीजें एकोमोडेट करने के सरकार की तरफ से प्रयास हो रहे हैं, इसकी सराहना की जानी चाहिए। लेकिन जो सबसे अहम बात थी, जिसको लेके किसान कभी भी और हमेशा सड़क पे रहे कि बिना किसान की सहमति से आप उनका जमीन नहीं ले सकते हैं। और ये क्लॉज पे सरकार, मुझे लगता है कि वहां पे आखिर क्यों इस पे अड़ी रही, मुझे भी समझ में नहीं आता। हो सकता है कृष्णवीर चौधरी जी हैं, उनको पता हो कि क्यों सरकार इस बात पे अड़ गई कि 70-80% या कम से कम कुछ एक पंचायत, ग्राम पंचायत, पंचायत सभा, जो भी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं उस लेवल पे, जो बात हम फेडरलिज्म की जब बात करते हैं, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करते हैं, पंचायती राज की बात करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं, उन तमाम चीजों के बारे में क्या सोच बन रही है, क्यों उसको दरकिनार करके रखा गया, ये समझ से परे है। चलिए, अध्यादेश जो था उसमें करीब 9 संशोधनों के साथ इस बिल को पास किया गया। तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और भी बारीकियों को समझेंगे, लेकिन इस बीच जब बहस चल रही थी, क्या कुछ कहा दिनेश त्रिवेदी जी ने, टीएमसी के जो सांसद हैं, आइए जरा पहले वो सुनते हैं। आपकी नीयत में हमें कोई शक या शुबा नहीं है कि आप किसी एक पर्टिकुलर पूंजीपति को ज्यादा पैसा दिलाना चाहते हैं, ये मेरे दिल में कोई शंका नहीं है। अब इसके बारे में ताली तो बजा दीजिए थोड़ा, सही है। यहाँ ना तो रावण की चली है, ना तो दुर्योधन की चली है, ना तो कंस की चली है, अहम किसी का नहीं चलता है, ये सुन के रखिए आप। ये क्या होता है कि हम जब यहाँ आ जाते हैं ना,
तो हम अपने आप को भगवान समझते हैं, खुदा समझते हैं, ईश्वर समझते हैं। तो हम खुदा हैं, हम खुदा हैं, हम खुदा हैं। हम सबकी किताब लिखते हैं, हम लॉ बनाते हैं ना, हम खुदा हैं, हम सबकी किताब लिखते हैं। तुम कौन हो? ऑपोजिशन को आप पूछेंगे कि तुम कौन हो, कि हमसे पूछो कि हम अपना हिसाब कैसे लिखते हैं। चलिए, तमाम तरह की क्रियाएं प्रतिक्रियाएं देखने को मिली इस चर्चा के दौरान। विजय हंसदा साहब जो कि सांसद हैं जेएमएम के, उन्होंने क्या कुछ कहा है इस चर्चा के दौरान, वो भी सुनिए। झारखंड में नक्सल की समस्या है और इस तरह के कानून बनने से कहीं ना कहीं नक्सलवाद को बढ़ावा मिलेगा। अगर इस तरह से लैंड लिया गया, आगे भी आने वाले समय में हमारे यहाँ के लोग नक्सल बनेंगे। हमारे यहाँ के लोग नक्सल नहीं बने, उसके लिए जरूरत है कि इस लैंड बिल को एक बार फिर से बढ़िया से डिस्कशन किया जाए। नहीं तो इतने बड़े पार्लियामेंट में ये मंदिर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, अगर यहाँ पे हमारे लोग के हित की रक्षा नहीं की जा सकती है, तब तो हमें भी वहां पर जाकर के नक्सल के साथ खड़ा होकर के अपने लोगों के दुख दर्द और हक के लिए लड़ना पड़ेगा। चलिए, तो आप देख रहे हैं किस तरीके की आक्रामक प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिली कि हमको भी नक्सल का साथ देना चाहिए। कोई कह रहा है कि किसी विशेष कॉर्पोरेट को जो है सहारा देने के लिए इस तरह की रणनीति बनाई जा रही है। आपसे जानना चाहेंगे यहाँ पर, हम इससे पहले कि चोपड़ा साहब के पास जाएं, कश्मीर जी, आप किसानों की आवाज़ लंबे समय से उठाते रहे हैं। सवाल ये है कि एक जो मुद्दा था, सबसे अहम मुद्दा जिसका भी दिलीप जी जिक्र कर रहे थे, कि एक परसेंटेज अगर तय हो जाता है कि इतने फीसदी लोगों की राय के बिना आप जमीन अधिग्रहण नहीं कर सकते, इस पर सरकार इतनी रिजिड क्यों रही? देखिए, पहली बात तो अभी दिलीप जी ने जो कहा है, किसान संगठनों की तरफ से जितनी मांगे थी उसमें सबसे पहले हमारा यही था कि जो बहुफसली जमीन है उसको सरकार अधिग्रहण ना कराए, क्योंकि देश की खाद्यान्न सुरक्षा का मामला सबसे बड़ा मामला है। दूसरा, सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट की जो बात है, उसमें यह कि एक परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाए और उसको कर लिया जाए। देखिए, ये कॉन्करेंट लिस्ट में है, स्टेट का सब्जेक्ट है लैंड, तो स्टेट्स के जो अधिकार हैं उनको भी समझना होगा कि क्या हित में है और कहां अहित है किसान का। विकास की बात बार बार सामने आती है, विकास चाहिए, विकास चाहिए। किसान ने कब विरोध किया विकास का इस देश में? सड़क भी चाहिए किसानों को, बिजली भी चाहिए, बिजली है नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है, हम पहले से कहते आ रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार नहीं है, रोजगार होने चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, 1894 का कानून भी इस देश में देखा है, आंदोलन भी, किसानों की लड़ाई भी देखी है। तो क्या सरकारें जनता से ऊपर कितनी सीमा तक जा सकती है? जबरदस्ती कहीं कुछ नहीं होता। और इसमें सरकार का ये कहना कि साहब हमने मुआवजे को नहीं छुआ है, उनका ये कहना कि मुआवजे को नहीं छुआ है, ये सफाई बार बार सरकार ने दी है, क्योंकि इसमें बातचीत हमसे भी की गई थी, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर ने भी की थी, और चूंकि पहले राजनाथ जी और सुषमा स्वराज जी का रोल रहा था इस कानून के बनने से पहले बहस में, तो हमारा भी इस पर आपत्ति थी कि ये प्राइवेट सेक्टर को जमीन खैरात में क्यों दी जाए। कोई प्राइवेट सेक्टर चैरिटी वर्क नहीं करता। तो उन्होंने कहा प्राइवेट के लिए नहीं, लेकिन पीपीपी मॉडल जो है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है, हमने उसमें कहा जिस पर्पज के लिए जमीन ली जाए वो उसी का यूज हो। दूसरा यह कि जो गैर कृषि भूमि इस देश में 5,50,000 स्क्वायर किलोमीटर है, उस पर विकास करना चाहिए सरकार को। जो उद्योगपतियों के पास पहले से जमीन खाली पड़ी है, चाहे वो ग्वालियर में हो, चाहे झज्जर में हो, चाहे कलकत्ता में हो, चाहे कहीं भी हो, तो उस पर विकास किया जाना चाहिए। वो तो खाली पड़ी रहे और खेती की जमीन को सरकार छीनने पे लगे, ये न्यायोचित नहीं हो सकता और न ये स्वीकार्य होगा। अगर कोई भी प्रदेश सरकार अधिग्रहण में अगर अति करेगी किसानों के खिलाफ और इच्छा की मर्जी के खिलाफ जाएगी, तो फिर वही आंदोलन सड़कों पर होंगे।
पहली बात तो ये कि सरकार को एक डायलॉग करना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, और बातचीत वहां करनी चाहिए जहां आप विकास करना चाहते हैं। और कॉरिडोर पे हमें आपत्ति थी, हमारी आपत्ति ये थी कि कॉरिडोर के नाम पे 10-10 किलोमीटर तक जो है उस सड़क जो है जमीन अधिग्रहण कर ली जाती है। ये हमें किस तरह से हम इसको स्वीकार करें कि इससे विकास होगा। तो वो आप 1 किलोमीटर की सीमा रखिए, 1 किलोमीटर में आप कॉरिडोर बनाइए, कितना बड़ा कॉरिडोर बनाना चाहते हैं उसको कर लीजिए। तो वो बात इन्होंने स्वीकार की है। कितने संतुष्ट हैं आज जो बिल पास हुआ लोकसभा में? आप संतुष्टि और असंतुष्टि की बात यह है कि यदि कोई भी सरकार जबरदस्ती करेगी तो उसको नुकसान उठाना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप किसान की मर्जी से, किसान के सहयोग से काम करिए। मैंने 3 एग्जाम्पल सरकार के सामने रखी थी किसान के सहयोग की। एक मैंने पूना का रखा था कि किसानों ने कोऑपरेटिव मूवमेंट करके SEZ भी बनाया और रियल एस्टेट का काम भी वहां चला और कोई झगड़ा नहीं। दूसरा उदाहरण मैंने कहा था कि नोएडा एक्सटेंशन में आंदोलन हो रहा है, लेकिन उसी के साथ राजनगर एक्सटेंशन जो शहर बसाया गया, क्योंकि सरकार ने आर जोन घोषित कर दिया, सीधे किसानों से जमीन ली गई और सीधे किसानों से जमीन लेके उसका विकास किया गया, वो विकसित हो गई। ना कोई झगड़ा है ना मुकदमेबाजी की बात है। तो देखिए, झगड़े से कोई भी प्रोजेक्ट कामयाब नहीं होता, आपको किसान के सहयोग से ही प्रोजेक्ट कामयाब करने पड़ेंगे। चले चोपड़ा साहब, आप क्या कुछ कमियां, क्या कुछ अच्छा एक और मुद्दा आ जाइए, जो इंपॉर्टेंट मुद्दा जो हमारी मांग थी। हमारी मांग ये थी कि जो उद्योग लगेंगे उनमें जमीन जिन किसानों की जाएगी उनके रोजगार की गारंटी होनी चाहिए। एक व्यक्ति को उसका हर परिवार से एक व्यक्ति को, जिससे वो परिवार को अपना जो है अपने परिवार को चलाने के लिए वो करता रहे। और ये जरूरी था रोजगार का, क्योंकि पहले किसी भी सरकार ने रोजगार नहीं दिया था, सिर्फ बात की थी। और 2013 का जो कानून था उसमें भी रोजगार की बात नहीं की गई। चले एक कमर्शियल ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ रहा है। उसके बाद अभी हमारे साथ 2 खास मेहमान बाकी हैं, उनकी भी अभी हमने प्रतिक्रिया ली नहीं है, उस पर चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ कुछ और मेहमान भी शायद हमारे साथ जुड़े। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। घटना चक्र ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं भूमि अधिग्रहण बिल की, जो कि अध्यादेश था, उसे लोकसभा में बिल के रूप में मंजूरी मिल गई है। अब राज्यसभा में अग्नि परीक्षा होनी बाकी है, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन क्या कुछ खास बातें हैं, इस पर अभी हम फिलहाल चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। सुनील चोपड़ा साहब, आपके पास आएंगे। आप जब से ये अध्यादेश आया तब से लगातार विरोध कर रहे हैं। इस अध्यादेश में 9 संशोधन किए गए हैं, तमाम चीजों पर सरकार ने समझौता किया है, जो बातें रखी गई थी और अभी भी सरकार की तरफ से कहा जा रहा है आप और कोई सुझाव हो, बेहतर सुझाव हो लाइए, उसे भी हम स्वीकार करेंगे। आपको लग रहा है कि जो चीजें हुई हैं आप एक लेफ्ट नेता के नाते आपको सही लग रही हैं? मुख्य चीज तो ये है जी कि जब आपने जेब काटनी है, आप जो मर्जी नीचे कर लीजिए कि भैया मैं ये भी नहीं करूंगा, वो भी नहीं करूंगा, और कैंची हाथ में रखिए। और वो कैंची हाथ में रखने का वही है वो क्लॉज जो लोगों की अग्रीमेंट वाला है जी। तो इसका मतलब है जेब काटने के लिए तो आप तैयारी कर रहे हैं, आप जो मर्जी कह लीजिए। अभी मैंने नोट किया था करुणाकरन ने वो 5 साल वाला इशू रेज किया था एज एन अमेंडमेंट, वो अमेंडमेंट को इन्होंने फेल कराया। 5 साल वाले में है, उसमें उन्होंने एग्री किया है। 5 साल वाले उसमें ये प्रावधान किया गया कि अगर कोर्ट की तरफ से डेवलपमेंट आपको करना पड़ेगा और अगर उसमें कोई कोर्ट की तरफ से या लीगल कोई के लिए लिया है और नहीं करेंगे तो जमीन वापस जाएगी। उसमें अगर कोई मामला कोर्ट में 10 साल लंबित रहा, उसके बाद काम शुरू होता है, तो तभी आप उसको मानेंगे। करुणाकरन ने कहा था कि 5 साल भी बहुत लंबा है, आप 2 साल में कीजिए। 2 साल में जैसे न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट की बात है, हमारे सामने बात आई थी कि न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट क्या 2 साल में कोई लगा सकता है? वो संभव नहीं है। लाइसेंस की एक व्यवस्था है, उसके सारा रॉ मटेरियल के अरेंजमेंट्स है। कहा कि उसके लिए हाँ ये है कि उनको डेवलपमेंट करना पड़ेगा, प्रैक्टिकल डेवलपमेंट का। अगर नहीं करेंगे जमीन वापस जाएगी, नहीं करेंगे तो जमीन वापस आएगी। ये प्रावधान किया है। 5 साल में नहीं, अगर आप देखें, लेकिन अगर आप उस
ये भी नहीं है कि अनंत काल तक, ऐसा भी नहीं है। अनंत काल तक नहीं है, उसमें जो प्रावधान है वो ये कि जो नहीं मान लीजिए किया कि जा 10 साल का फ्रेमवर्क है और 6 साल तक मामला कोर्ट में चला, तो 4 साल के बाद 5 साल का प्रावधान अभी भी है, लेकिन उन कोर्ट के आदेश को जो कोर्ट जब तक स्टे है तब तक उसको काउंट नहीं किया जाएगा। उस शाम को अगर मान लीजिए 20 साल तक चलता है और उसमें 12-15 साल जो है कोर्ट में ही स्टे की वजह से ये सिविल कोर्ट से तो बाहर कर दिया है। नहीं, सिविल कोर्ट से बाहर नहीं है सर, सिविल कोर्ट से बाहर है, हाई कोर्ट भी उसका वो नहीं दे सकता। तो वही किसी वकील ने बताया था कि ये इल्लीगल लॉ है, और कोर्ट इसका जवाब देंगे, कोर्ट लड़ेंगे। स्टेट लेवल पर बहुत सारी एक कमेटी काफी जो सारी है। मांग थी, ये तो बताएं कौन कौन सी मांग मान ली गई है, तो बता दीजिए कम से कम। मांगा क्या है उन्होंने जो माना चाहते थे। मुख्य चीज है कि जो ये जो है, मैंने आपको बताया सिंपल, ये चलिए जेब 2013 से बेहतर है। जेब काटने की सियासत थी, और जो 13 का कानून है उसमें कई चीजें थी जिसमें आप लड़ सकते थे, परसेंटेज ये वो। तो ये जो चीजें थी जिसके आधार पे आप लड़ सकते थे वो सब हटा दिया गया। और मुख्य चीज ये है कि अब आप के पास एक ही रास्ता रह गया, जो कृष्णवीर जी ने कहा है कि जब ठीक तरह नहीं होगा तो लड़ना पड़ेगा। और मेरा ख्याल है पार्लियामेंट में भी एक किसान के ग्रैंडसन ने यही कहा, उसने कहा आप सोचते हैं कि लोग जो हैं वो परिवर्तन के लिए लड़ेंगे, यहां तो आप किसान को गुस्से कर देंगे तो वो पूरा तामझाम हटा देगा। और मेरा यही कहना है कि दूरदृष्टि एक ही तरह की होनी चाहिए। सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कभू न छाड़े खेत। और वो प्रिंसिपल जब तक रहेगा किसान के दिल में, तो सरकार भी हाथ जोड़ के पुचकार के अपना जितनी जमीन जरूरी है लेगी, और ज्यादा उससे आगे नहीं बढ़ेंगे। तो ऐसे लोगों को जिनके हाथ में कैंची है, इनको बहुत दूर जाने देने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। चलिए अब जरा एक अदीब साहब से एक रिएक्शन ले लो, उसके बाद मैं आ रहा हूँ चौधरी साहब, आपके पास ही आ रहा हूँ। चौधरी साहब आप कैसे देख रहे हैं अदीब जी, अब इस पूरे जो बिल? देखिए इसके दो परसेप्शंस हैं। एक पॉलिटिकल परसेप्शन है, मैं समझता हूं कि ये बिल जो है ये बीजेपी सरकार के लिए वाटरलू होने जा रहा है। एक परसेप्शन बना था कि यूपीए सरकार ने 2G घपले में इतने करोड़ों खा गए, वो कितना खाया कितना नहीं खाया, लेकिन उसका असर आवाम पे पहुंच गया। आज देश का किसान ये समझ बैठा है कि ये अमेंडमेंट मेरे बिल को, मेरी जमीनों को छीनने के लिए आ रहा है। ये बड़ा खतरनाक परसेप्शन आया है, क्योंकि जिस अंदाज से समझाया जा रहा है कि हम डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं। अभी हमारे साथी ने कहा फैक्ट्रियां खाली पड़ी हैं, उनको रिस्टार्ट क्यों नहीं करते भाई तुम? बिल्कुल, हर शहर में सैकड़ों एकड़ करोड़ों एकड़ जमीनें पड़ी हैं, वहां इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रहा? क्यों नहीं उनको रिस्टार्ट किया जा रहा? ये आम जनता की समझ में बात आनी चाहिए। बेरोजगारी कानपुर में चले जाइए, शहर के अंदर जो इतनी बड़ी फैक्ट्री थी एकड़ से एकड़ में खाली पड़ी है, हर शहर में यही हालत है। उसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं है। किसान जिसकी जिंदगी रोटी रोटी है, अब ये भी कहा गया, हमने एक अमेंडमेंट कर लिया है कि हम उसके घर के परिवार के एक आदमी को नौकरी देंगे। आप मुझे बताइए, किसान जिसकी 5-10 बीघा जमीन है, वो मालिक है उस जमीन का, उसकी जमीन लेकर आप उसके कारखाना जो वहां आप खोलेंगे, उसमें उसको चाय पिलाने का, चपरासी का काम देंगे। आप बहुत बड़ा डेवलपमेंट करने जा रहे हैं। ये क्या परसेप्शन है? एक पूरा परसेप्शन जो है। दूसरी बात मैं जो आपसे कहना चाह रहा था कि ये कहा गया कि हम न्यूक्लियर प्लांट लगाएंगे और क्या कहते हैं अस्पताल खोलेंगे। कितनी जगहों पे लगाएंगे? आप स्पेसिफाई कोई जगह करेंगे या पूरे हिंदुस्तान के किसानों की जमीन पूरी आपके हाथे में है, आप लगाएं या न लगाएं? लेकिन होना यही है जो नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में देखा गया, पूरी एकड़ जमीनें दे दी गई किसानों को से। आज किसान लड़ रहा है, 5 रुपया और 50 रुपए और 100 रुपए फुट पे जमीन ली, 50,000 फुट पे बिक रही है। जब किसान देखता है, जब उसको मुआवजा मिलता है, वो गाड़ी खरीद लेता है, अपनी स्टेटस बढ़ा लेता है, और फिर ये देखता है कि अब उसके पास खाने को नहीं है, और जो उसकी जमीन थी वहां पर लोग करोड़ों खा गए। देखिए, जो बात आप कह रहे हैं उसमें बिल्कुल एक बात तो ये जरूर है कि लोगों में एक सोच, एक मैसेज जो गया कि जो कानून जो अध्यादेश था
उसमें जो खामियां थी जी। और वो खामियां इस तरह की खामियां थी जो लोगों को दिखने लगा कि ये किसान विरोधी है। जी। शायद यही कारण था बीजेपी के अंदर से भी, सहयोगी दल से भी, और साथ ही साथ जो मुख्य उनका जो संघ जिसे कहते हैं आरएसएस के तरफ से भी इन बातों पे चर्चा हुई। और चर्चा के बाद जो अमेंडमेंट्स आए हैं उसमें आप सही कह रहे हैं कि चलिए अमेंडमेंट्स को ले जाके बीजेपी के एक एक कार्यकर्ता को समझाना होगा कि सरकार ने क्या उनके बराबर फायदे के लिए किया है। दिलीप लेकिन साहब, बिल्कुल यही बात बात सही- मैं कह रहा हूं, छवि जो है किसान को क्या समझ में आएगा कि कितने अमेंडमेंट तुमने मान लिए, कितने नहीं माने। किसान को यह मालूम है कि उसका अख्तियार छिन गया है, उसकी जमीन छीनने जा रही है, और उसकी जमीन आप ये देखिएगा कि डेवलपमेंट के बीजेपी नाम को पर मेहनत करनी पड़ेगी इसमें। जी, और बीजेपी ये को ये जमीन पे ये लाकर वही में- होगा जी। जिस तरह से कांग्रेस कभी एक 2G स्कैम को झेल नहीं पाई, राजीव गांधी बोफोर्स नहीं झेल पाए जी। कि साहब खा गए खा गए खा गए खा गए, और ये होने जा रहा है। ये कल से जी। ये पूरे भारतवर्ष में एक आम चर्चा के वजू होगा कि साहब ये डेवलपमेंट हो रहा है। एक आम शक्ल ये है कि जब किसान देखता है कि उसके पास आमदनी नहीं है, किसान को आजकल वैसे भी खेती में कोई फायदा नहीं होता है, वहां से पलायन हो रहा है, लोग उसमें- भाग रहे उसमें अदीब हैं, साहब लेकिन वो उसकी सिक्योरिटी होती है जी। कि ये मेरी जमीन है, यहाँ मेरे बच्चे पले हैं, लेकिन यहाँ उस मेरा जमीन का परिवार जो रहा एक है। महत्वपूर्ण जब वो पक्ष उठ है- जाता है और देखता है वहां बड़ी बड़ी महफिलें खड़ी हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें अदीब खड़ी साहब, हैं, उसमें तो आप उसके अंदर एक खुद रोष सांसद- पैदा हो जाता है। आप खुद सांसद रहे हैं, आप जानते हैं कि आज जो रूरल में, ग्रामीण इलाके में, चाहे सिंचाई की बात हो, चाहे बिजली की बात हो, चाहे कृषि आधारित जो रोजगार की बात हो, इन तमाम चीजों के लिए जो बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है वो नहीं है देश में। ये सब लोग जो देखिए सच्चाई, जो फैक्ट्स को वी शुड नॉट पुट अंडर कार्पेट। कुछ चीजें हैं जो मैंने पहले कहा कि तमाम चीजों में एक सोच बने, देश में एक मैसेज गया कि अध्यादेश किसान विरोधी है, किसानों से उनका जमीन खरीदेगी उस पर कुछ मिलेगा नहीं। लेकिन जो अमेंडमेंट्स लाए गए हैं, एक्सेप्ट जो एक मुख्य रूप से जिसको सुनील चोपड़ा भी कह रहे हैं, मैंने भी कहा कि सहमति के बगैर आप ले रहे हैं, उसके अलावा जो तमाम चीजें थी, जो कंसर्न्स थे, उसको एड्रेस भी किया गया है। साथ ही साथ एक सच्चाई ये भी है कि चाहे आपको सड़कें बनानी हो, चाहे आपको स्कूल बनाने हो, चाहे आपको बाकी, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ है, स्कूल नहीं बने हैं, सड़कें नहीं बनी है, रेलवे पटरियां नहीं बनी, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरह से हुआ है उसको बेहतर करने की आपको आवश्यकता है। आज एग्रीकल्चर इरिगेशन फैसिलिटीज काफी जगह पे काम नहीं कर रहा है ही नहीं, काम क्या नहीं कर रहा है नहीं, तो उसको बनाने की भी आवश्यकता है, तो उसके लिए भी जमीन चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को, भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी के सरकार को यह बताना होगा कि इस जमीन, जो भूमि अधिग्रहण कानून जो आज उन्होंने लोकसभा में तो पास कर लिया, अभी तो राज्यसभा में जाना है, राज्यसभा में जहां उनके पास अभी बहुमत भी नहीं है, हालांकि विकल्प है कि वो संयुक्त ज्वाइंट सेशन बुला करके इसको करे। लेकिन आपको अगर कुछ चीजें ऐसी है जहां पर कि बिना भूमि अधिग्रहण किए हुए, बिना भूमि के आप काम कर नहीं सकते। चलिए एक इसी बात पे एक सच्चाई है जिसको कि लेके आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन आप बिल्कुल दुरुस्त है कि बीजेपी इससे कैसे निपटेगी। जो 2G और बफोर्स का परसेप्शन जैसे बना, उसमें राजीव गांधी ने कुछ लिया नहीं, राजीव गांधी के पास कुछ भी नहीं। चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। दो सवाल यहाँ पर अब उठ गए हैं। एक तो ये कि क्या ये परसेप्शन बीजेपी के लिए खतरनाक हो सकता है, और दूसरा ये कि आने वाले समय में और क्या कुछ इसको लेकर के दिक्कतें हो सकती है किसानों के लिए। तीसरा ये भी है कि संतुलन कैसे बनाया जाए इस तरह के मामलों को लेकर के, विकास और किसान की जरूरत को। एक और खास मेहमान ब्रेक के बाद हमारे साथ जुड़ेंगे जेएमएम के सांसद, उनसे भी हम चर्चा करेंगे इस पर एक छोटे से ब्रेक के बाद। घटना चक्र ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं भूमि अधिग्रहण बिल की। लोकसभा में पास हो गया है, जो अध्यादेश था उसमें 9 संशोधनों के साथ लोकसभा में पास हुआ है बिल। राज्यसभा में कितनी होगी मुश्किल, और क्या बीजेपी के लिए ये दिक्कत पैदा कर सकता है, इस पर तमाम मुद्दों में बातचीत करने के तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और एक खास मेहमान अभी भी हमारे साथ जुड़े हैं, विजय हंसदा साहब, सांसद जेएमएम के। इसके अलावा हमारे साथ मोहम्मद अदीब साहब, पूर्व सांसद लगातार बने हुए हैं,
सुनील चोपड़ा साहब लगातार बने हुए हैं, नेता सीपीएम के कृष्णवीर चौधरी जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, बीजेपी के नेता हैं, और साथ साथ नेता भारतीय क्रिकेट समाज से भी हैं, और दिलीप के सिंह भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, ग्रुप एडिटर जैन टीवी और वरिष्ठ पत्रकार। पहला सवाल विजय जी, आप अभी हमारे साथ जुड़े हैं, जो अभी हम थोड़ी देर पहले आपका बयान भी हम लोगों ने चलाया दिखाया, जो आपने बात कही कि अगर ऐसा हुआ तो हमें भी नक्सलियों के साथ जुड़ करके उनके साथ काम करना होगा, ये जरा एक बार आपका बयान भी हम सुनवा देते हैं एक बार फिर से आपको, और उस पर भी थोड़ा क्लैरिफिकेशन दीजिए, और भूमि अधिग्रहण बिल पर तो हम आपसे चर्चा करेंगे। झारखंड में नक्सल की समस्या है और इस तरह के कानून बनने से कहीं ना कहीं नक्सलवाद को बढ़ावा मिलेगा। अगर इस तरह से लैंड लिया गया, आगे भी आने वाले समय में हमारे यहाँ के लोग नक्सल बनेंगे। हमारे यहाँ के लोग नक्सल नहीं बने, उसके लिए जरूरत है कि इस लैंड बिल को एक बार फिर से बढ़िया से डिस्कशन किया जाए। नहीं तो इतने बड़े पार्लियामेंट में ये मंदिर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, अगर यहाँ पे हमारे लोग के हित की रक्षा नहीं की जा सकती है, तब तो हमें भी वहां पर जाकर के नक्सल के साथ खड़ा होकर के अपने लोगों के दुख दर्द और हक के लिए लड़ना पड़ेगा। चलिए विजय जी, पहला क्लैरिफिकेशन तो इस बयान पे कि आप एक सांसद हैं और आप कह रहे हैं अगर ये बिल पास हो गया तो फिर आपको नक्सलियों के साथ मिलकर के काम करना होगा, जरा इस पर क्या स्पष्टीकरण देना चाहेंगे? जो मेरे जो दिल की बात थी या हमारे क्षेत्र की बात थी, मैंने स्पष्ट तौर पे आपके सामने सांसद के पटल पे मैंने रखा। इसमें मैं ना ही अपने बातों से कहीं पीछे हट रहा हूँ, और नक्सल हमारे यहाँ लगातार बनती समस्या है, इसको कोई भी नकार नहीं सकते हैं, और अभी तक नक्सल समस्या से सरकार पूरी तरह से एक तरह से कहिए उसको खत्म नहीं कर पाई है, और कहीं ना कहीं लोग असंतुष्ट होकर के ही नक्सल बनने की ओर जाते हैं। और जो कानून आज लाया गया है, आप कंसेंट लोगों की खत्म कर देते हैं, आप मनमाने ढंग से कुछ भी करेंगे। अब तो 9 संशोधन हो गए, तमाम संशोधन तो अभी भी संतुष्ट नहीं है आप। अगर एक सीधी सी बात है कि अगर लोग नक्सल किस लिए बनते हैं, आज जिस क्षेत्र में नक्सल लोग रहते हैं, आप वहां पे जाने से डरते हैं। कल वही एक आप पूरा का पूरा माहौल तैयार कर रहे हैं कि आप कुछ ऐसे पूरा का पूरा देश में आप ऐसा माहौल तैयार करेंगे कि सरकार वहां पे फिर काम करने से जाने से डरेगी। नहीं तो आप आज जो संशोधन है पास हुए हैं अभी, कितने उसके बाद उससे कितने संतुष्ट हैं आप? जो चीजें हुई आज, जो बिल आप लोकसभा ने पास किया है, उसके बाद उसको कैसे देखा? पास क्या किया गया? बुलडोज किया गया जी, बुलडोज किया गया, और मतलब जबरदस्ती लाया गया। ठीक है, आंकड़ों की बात करें तो ज्यादा है, वो आप ला सकते हैं, लेकिन ये कोई डिस्कशन का कोई एक बहुत सकारात्मक रवैया बिल्कुल नहीं रहा। तो कुल मिलाकर के जो मांगे थी उसमें से कितना प्रतिशत आपको लगता है कि मान ली गई है, और कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसको कि आपको लगता है कि आने वाले समय में जिस पे सरकार और विपक्ष के बीच में या इस पे गतिरोध रहेगा, या उस पे ज्यादा से ज्यादा लोग जो उसका विरोध करने वाले हैं? एक तो सबसे पहला कंसेंट की बात है, वो तो कहीं ना कहीं रीढ़ है, इस लैंड बिल की रीढ़ है जी। आप कंसेंट को हटा दे रहे हैं तो इसका मतलब कि आप मनमाना कुछ भी कर सकते हैं, कभी भी कुछ कर सकते हैं। ठीक है, डिफेंस के मसले हो या फिर रेलवे के मसले हो, कुछ प्रगति की बात हो इस देश के लिए, तो कहीं ना कहीं कोई भी व्यक्ति, चाहे किसान हो या कोई भी व्यक्ति, उसमें कहीं विरोध नहीं करेगा। लेकिन मनमाने ढंग से आप एक ऐसा कानून बना दे रहे हैं कि कल दिन कोई विरोध कर ही नहीं सकता है, चाहे वो हाँ कहे या ना कहे। आपको अगर जरूरत पड़ेगी तो आप ले लेंगे जमीन, आप कभी भी इस्तेमाल, किसी भी चीज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपने ये भी प्रावधान डाल दिया कि भाई 5 साल तक अगर जमीन इस्तेमाल नहीं होती तो वापस उसको नहीं करनी है। वो कितने भी समय तक वापस के लिए तो प्रावधान आ गया कि अगर वो यूज नहीं होता उस पर्पस के लिए, तो उसके लिए भी तो दायरा इन्होंने बनाया कि अगर कि कोई काम कर अगर है कि अगर कोर्ट में अगर इसका कुछ मैटर्स पेंडिंग रहता है तो उसको काउंट नहीं किया जाएगा, उसके बाद के समय को काउंट किया जाएगा। तो एक जमीन किसी व्यक्ति का इतने समय तक आप बंद करके रखना चाहते हैं, बांध करके रखना चाहते हैं, ये कौन सा तरीका है? तो आप कहते हैं एक तो कंपनसेशन तो मिलेगा आपको, तब तक कंपनसेशन तो मिल जाएगा। चौधरी जी, ये जो बात कह रहे हैं कि आप एक सीधा सा बात है, किसानों का देश नहीं बना रहे हैं आप, किसानों को यहाँ पे खत्म करने वाले हैं। ये आप बोल रहे हैं कि किसानों को हम बेहतर एक जरिया, बेहतर दिन की ओर आगे बढ़ा रहे हैं। आप किसान को ही हटा रहे हैं या किसान शब्द को ही खत्म कर दे रहे हैं, आप किसानों को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। ये किसान पद्धति या फिर एग्रीकल्चर फार्मिंग, आप उस चीज को खत्म ही कर देना चाह रहे हैं कि इस देश में एग्रीकल्चर नहीं रहे, यहाँ पे सिर्फ बिल्डिंगें ही खड़ा रहे, उसके ऊपर लोग खाना खाएंगे क्या? कृष्णवीर जी, बड़े गंभीर आरोप है भारतीय जनता पार्टी और सरकार पे। नहीं, सवाल सरकार से नहीं है, मेरा तो बात किसानों की तरफ से दिलीप जी कहना है जी कि जिस तरीके से कृषि घाटे का सौदा इन सरकारों की नीतियों ने बनाया है, जिस तरीके से युवा पीढ़ी और रोजगार के लिए भटक रही है, 41% नौजवान आज कृषि से नफरत कर रहा है।
जी। तो बिजली भी चाहिए, सिंचाई के संसाधन भी चाहिए, आएगा कहां से? हमारा खुद की अपने अंतर्मन से पूछने का सवाल है। गालियां हम देते हैं, विरोध हम खूब करते हैं, आगे भी विरोध करेंगे अगर जाति कहीं होगी। जी। सवाल इस बात का है कि हम विकास चाहते हैं, ग्रामीण क्षेत्र का विकास चाहते हैं, हमें बच्चों को रोजगार चाहिए, तो वो कहां से आएंगे? ये हमारे सामने एक बड़ा सवाल आज खुद के सामने खड़ा है, जिसका जवाब हमको तलाशना होगा। और उसका जवाब है ये देश की सरकारों को तलाशना होगा। जब तक हम रोजगार के संसाधन, नौजवानों की बेरोजगारी दूर करने के लिए हम नहीं करेंगे, तो हम कहां से दें? जो अकेले कृषि है वो इतना बोझ अब ढोने की सामर्थ्य नहीं है जिस तरीके से आजादी के बाइफर्केशन हुआ। और मैं अपने मित्र आप से ये कह रहे हैं कि ये जो अब भूमि अधिग्रहण बिल आपने पास किया है लोकसभा में, इससे विकास होगा, इससे रोजगार बढ़ेगा, इससे किसानों के हालात बेहतर होंगे, इससे किसान तरक्की करेंगे, उन्हें फायदा होगा। हमारा ये मानना है कि बिजली की हमको कृषि के क्षेत्र में पूरे देश में जरूरत है जी। पानी की, सिंचाई के संसाधनों की जरूरत है। पानी आएगा कहां से? अगर सरकार डैम बनाना चाहती है तो हम क्या चाहते हैं? हमें खुद को अपने सिंचित साधनों को देखना होगा। अब मात्र 34% आज की तारीख में सिंचाई के संसाधन इस देश में हैं। जी। विजय जो बात कह रहे हैं, आबादी जिस तरीके से बढ़ रही है, उत्पादकता हमारी क्यों नहीं बढ़ रही? हमारे ऊपर एक आरोप लगता रहा है कि साहब भारत में कृषि की उत्पादकता कम है। सवाल इस बात का, उत्पादन कहां से करें? पानी नहीं है, पानी जो है उसको हम बचाएंगे नहीं, उसे सिंचाई के संसाधन में नहीं ले जाएंगे। और हमको कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देकर ही, क्योंकि इस देश का आर्थिक ढांचा कृषि पर टिका है, तो हम कृषि पर आधारित जब तक उद्योग नहीं बढ़ाएंगे, रोजगार हमारे पास नहीं होंगे। अदीप साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन अदीप साहब एक सवाल भी है उसके साथ साथ। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि ये किसानों के ऊपर इल्जाम है। आज से चंद साल पहले हम अमेरिका से गेहूं मंगाते थे, बिल्कुल। आज हमने, हमारे किसानों ने अपने उसी व्यवस्था में, जहां उनके पास कुछ नहीं था, उसको बेहतर करने की आवश्यकता है। और उन्होंने सरप्लस आपको दे दिया, लेकिन उसका मुआवजा, उसका फायदा किसानों को हमने नहीं दिया। एग्जैक्टली। और ये क्या वजह है कि आपको इतनी दिलचस्पी आ गई कि हम बहस नहीं होने देंगे, हम ऑर्डिनेंस ला के पास करेंगे क्योंकि मुल्क खतरे में। ये कौन सी इमरजेंसी आ गई है? सिवाय इसके कि बदनीयती है और इसके अंदर बड़े बड़े उद्योगपतियों का हाथ है। इसके अलावा कोई दूसरी बात नहीं है कि जो मुआवजा पहले कानून में रखा गया था, उसमें सरकार ने अगर कोई तब्दीली करी होती, मैं फिर कह रहा हूं, अगर कोई तब्दीली करी होती तो इनके गले का हड्डी की फांस बन गई होती। क्योंकि मुआवजे को नहीं छुआ है, और मुआवजा अगर आप टच करते तो सबसे बड़ा अपराध करते। आप बाजार दर की बात है, मेरा प्रदेश सरकारों से मांग है कि ये आपका हक है कि आप स्टैंप ड्यूटी बढ़ाएं। प्रदेश सरकार किस मुंह से बात करती है किसानों का हिमायती होने की? क्यों नहीं वो बाजार दर की स्टैंप ड्यूटी बनाते? और जब वो स्टैंप ड्यूटी बाजार दर की लगाएंगे तो ये कोई भी सरकार किसी भी प्रदेश में जमीन ले विकास के लिए, उसको बाजार दर पर मुआवजा देने की बाध्यता है इस कानून के अंदर। अभी हमारे साथी ने कहा, जो सांसद हैं, उन्होंने जो पार्लियामेंट में कहा 100% सही कहा। और आपका फर्ज है जनप्रतिनिधि होने के नाते, ये आप करने जा रहे हैं। फर्ज है जनप्रतिनिधि और होने के नाते। आज तक सरकार ने ये नहीं बताया कि ये इमरजेंसी क्या है तुम्हारी। क्यों नहीं तुमने एक बिल आया था जिसपे सबने सहमति की थी, बिल अच्छा हो या बुरा हो। आपसे भी अदीप साहब, आपने भी बात कही, मैं विजय जी से भी ये पूछना चाहता हूं कि आखिर अगर आपको विकास और तरक्की करनी है तो आपको नए रास्ते, नए तरह से कानून, चीजों को बनाना होगा। तो आपने जो कानून बनाया, खामियां हो सकती है, लेकिन मेरा ये सवाल है, जो बात आप कह रहे हैं और जो बात कृष्णवीर चौधरी जी कह रहे हैं, उसमें बहुत फर्क है। आप कह रहे हैं कि ये किसान विरोधी है, आप कह रहे हैं कि इससे लोगों में गुस्सा बढ़ेगा, आप कह रहे हैं कि इससे लोग नक्सल और हिंसक हो सकते हैं। कृष्णवीर जी कह रहे हैं कि इससे बिजली, पानी, तरक्की, रोजगार, विकास होगा। तो आखिर कहीं तो जाके देश को बताना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा कि कहां पे इससे फायदा हुआ है, कहां पे नुकसान हुआ है। दलीप जी मेरा एक सवाल है। हमें जो है लैंड रिफॉर्म की भी जरूरत नहीं थी, हमें कहीं ना कहीं हरित क्रांति की जरूरत थी।
ये ग्रीन रेवोल्यूशन की जरूरत थी कि हम लोग अपने खेत को किस तरह से बेहतर तरीके से उपजाऊ बनाए, हमारे किसान को किस तरह से मजबूत करें। पानी चाहिए, वो कह रहे हैं पानी चाहिए, हर चीज चाहिए, लेकिन एक बात है कि जिस तरह से लैंड एक्विजिशन की बात हो रही है ये बिल्कुल गलत हो रही है। हम अगर अपने झारखंड स्टेट की बात करें तो हमारे यहाँ सबसे ज्यादा शेड्यूल एरिया में हमारे खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। सबसे आपका जाकर के हमारे इलेक्शन के दौरान आपका जाकर के हमारे हेमंत सोरेन जी उस समय तत्काल मुख्यमंत्री थे, उन्होंने उस समय कहा था कि बीजेपी की नजर खनिज पदार्थों की ओर है और जो भी हमारे जमीन के नीचे उसकी ओर है, जिसको लेकर के आपका जाके प्रधानमंत्री जी ने बाकायदा इलेक्शन कैंपेन के दौरान ये जो विधानसभा इलेक्शन हुआ उसने एक बयान उन्होंने मंच पे, वहां पे पटना प्रखंड पड़ता है, वहां पे उनकी प्रोग्राम हुई थी, जहां पे उन्होंने कहा था कि कोई माई का लाल आदिवासियों की जमीन नहीं ले सकता है। और आज भी मैंने इस बात को अपने पार्लियामेंट सेशन में कहा कि आखिर में जो बात उस समय वो कर रहे थे आज उससे क्यों मुकर जा रहे हैं। आज हमारे यहाँ अगर सिर्फ किसान और आदिवासी को हम हर जगह एक साथ जोड़ रहे हैं, क्योंकि यही दो ऐसे सेक्ट्स हैं जो कि आपका जाके जल जंगल जमीन के रखवाले हैं और सबसे ज्यादा आप उन लोग की हक को मार रहे हैं। आज आप कहते हैं कि भाई दर तय कर दीजिए, कल दिन ऐसा होगा कि कोई भी जमीन खरीदेगा, किसान हो या आदिवासी हो, उसके पास पैसा बहुत ज्यादा दिन रह नहीं सकता है। बहुत ज्यादा उनको ये नहीं ज्ञान है कि कैसे बहुत सारे जगहों में एग्जांपल पाएंगे। अगर हमारे यहाँ देखा जाए मासांजोर आदिवासियों को वहां से हटाया गया, आज कहीं भी आदिवासी देखने को मिलते नहीं है और झारखंड को वहां पे कोई फायदा नहीं हो रहा है, बंगाल को बिजली मिल रही है। और किसान की अगर आप कोल बेरिंग एक्ट हमारे यहाँ है, कोल बेरिंग एक्ट के तहत आपका जाके नीचे से कोयला निकालने के बाद जमीन को समतल करके वापस दे दी जानी होती है, लेकिन आज भी वहां पे वो पालन नहीं हो रहा है। जब ऑलरेडी पास्ट एक्सपीरियंसेस हमारा इतना खराब रहा है और आज जाके ऐसे लैंड रिफॉर्म्स अगर हमारे पास आएंगे तो नक्सल नहीं बढ़ेंगे तो क्या वहां पे खुशहाली से क्या पटाखे फोड़े जाए? नहीं तो वहां पर कैसे करेंगे आखिर? फिर अगर जो वहां पे आपको कृषि के लिए चाहे सिंचाई की व्यवस्था हो, चाहे पानी की व्यवस्था करनी हो, तो कैसे करेंगे फिर? 2013 की आपका जाके यूपीए गवर्नमेंट के दौरान भी बहुत सारे डिस्कशंस हुए थे और उस समय आपका जाकर के अभी हमारी अध्यक्षा जो है माननीय स्पीकर जो अभी है हमारे, उनकी ही स्टैंडिंग कमेटी के दौरान कई सारे बातें रखी गई, उन लोग को फॉलो किया गया। प्लस अपोजिशन में भी जितने भी लीडर्स जो भी सजेशंस दिए, कई सारे सजेशंस को एकत्रित करके उसके बाद जाकर के इतने लंबे डिस्कशन के बाद तब जाकर के एक लॉ का फॉर्मेशन हुआ। और उसको तुरंत आने के बाद क्या जरूरत थी, क्या हड़बड़ी थी इतनी कि डिस्कशन भी करना नहीं चाह रहे हैं और तुरंत हर चीज को बुलडोज करके इस कानून को एकदम हड़बड़ी। कौन सी ऐसी ताकतें हैं इनके पीछे जो चाहते हैं कि ये कानून इतनी जल्दी से जमीन पे आ जाए, धरातल पे आ जाए? कौन सी यहाँ पे इमरजेंसी आ गई है कि आपको ये कानून को इतना जल्दी लाने की जरूरत आन पड़ी? चोपड़ा साहब, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अगर कहना चाह रहे हैं, चलिए अजीत साहब पहले आप बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा था कि जो कारोबारी जो आदमी है, जो इंडस्ट्रियल कारपोरेट्स हैं, उनको पता लग गया कि पैसा कहाँ है, या तो जमीन के ऊपर है या जमीन और जमीन की या तो नीचे है। दोनों जगहों पे उन्होंने कब्जा किया हुआ है। ये है इस मुल्क की प्रॉब्लम जो यहाँ शुरू हुई है कि चाहे वो 2G स्कैम आप वो ले लीजिए, एक स्पेक्ट्रम बिक रहा हो, या जमीन की नीचे जो हमारी दौलत है वो छिन रही हो। ये इसका मकसद सिर्फ बना हुआ है। और हमको इतना दुख है जी कि आज ये सरकार जो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी पे आई थी, उसमें कुछ अहंकार आ गया। उसने कहा हम पास करेंगे बिल। नहीं तो अरे ये जो आपने कहा एक मुद्दा उठाया, आपने कहा या तो ऊपर या नीचे। मैं कह रहा हूं अगर सरकार इसको ना दे, किसी को ना ऊपर दे ना नीचे दे, तो आज की डेट में चाहे वो 3G 4G तो तमाम जगह अगर नेट कनेक्शन हो रहा है, आपको 1,25 करोड़ लोगों को देखना है। ये मुल्क कोई 2 करोड़ 3 करोड़ लोगों का नहीं है। यहाँ आपको पेट पालना है इन लोगों का। लेकिन आप अगर देखें, अगर इस तरह की दावेदारी करने वाले आप जो बिल ला रहे हैं, जो किसान बिल ला रहे हैं, आज मैं देख रहा था राज्यसभा में उनका ये आज का बिल पास कर दीजिए, मुल्क की तरक्की होने जा रही। अरे एक बिल क्या हो गया था कि मतलब मालूम हुआ कि सब कुछ खत्म होने जा रहा। अरे 65 साल हो गए हमको। 65 साल तो वही। अगर किसी एक बिल से जैसे एक जमाने में वहां बैठे थे दिल्ली में, एक मूवमेंट चला था अन्ना हजारे का कि साहब एक लोकपाल बिल ले आइए, देश को मसला खत्म। लोकपाल बिल पास कर दीजिए, सारा देश का मसला खत्म। बिल्कुल यही इशू बना दिया। अदीब साहब, कुछ तो करना होगा। कानून तो आज जमीन जब तक आप सबका सहयोग नहीं लेंगे, चाहे शिक्षा संस्थान बनाने जाए, चाहे कृषि, जब तक आप गरीब के दिल को नहीं जीतेंगे। आपको जमीन चाहिए, और जमीन के चाहिए तो जमीन के लिए कानून भी चाहिए। जमीन तरीका आपको बनाना पड़ेगा। आज आप ये बताइए कि अभी बारिश हुई है, पिछले हफ्ते बारिश हुई जी, पूरे हिंदुस्तान में किसानों की क्या दुर्दशा हुई, तबाह हो गए।
उस पे क्या ये सड़क बनने से किसान खड़ा हो जाएगा? जो बात उठा रहे हैं, आप उसकी प्रॉब्लम्स को नहीं समझते। नहीं, नेचर से जुड़ी हुई है। उसका सोल्यूशन क्या है? जो सोल्यूशन ये है कि इंश्योरेंस की पॉलिसीज लाए, उसमें ऐसे शक करें कि किसान इंश्योरेंस की तरफ जाता नहीं। आप ये तो बताएं कि आपको चाहिए था कि किसान को कुछ ऐसा अश्योर करते थ्रू इंश्योरेंस, ऐसे आसान तरीके से लाते कि आज उसके घर में मातम हो रहा है। फर्क ये है जी कि जो पहले जमीन की लूटमार थी वो इसलिए थी कि किसान को प्रॉपर मुआवजा नहीं मिलता था जी। सबसे बड़ा इशू मैं बता रहा हूं आपको, तो बड़े उद्योग जगत के लोगों को यह था कि जितनी ज्यादा जमीन ली जा सकती है उसकी हड़प लो, तो जमीन हड़पी जा रही थी। आज आपको चूंकि मुआवजा देना पड़ेगा, तो आप अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से जितनी आपको जरूरत है उतनी ही जमीन मांगेंगे, क्योंकि जब बाजार दर की बात होगी और प्रदेश सरकारें उसमें ईमानदारी का रोल हक अदा करेंगी, तो इस तरीके की जमीन की लूटमार नहीं करवा पाएंगे। चोपड़ा साहब, एक सवाल और इसमें अगर नीचे जो है काला सोना अगर रहता है तो उसके लिए आप क्या बोलेंगे कि उसके लिए दुगना तिगना दाम भी अगर जमीन का दिया हुआ रहेगा तो जो भी लेने वाले रहेंगे उससे करोड़ों कमाएंगे। 2013 में पहले 13 एक्ट जो है अलग ही रखे गए थे सारे जी, अब इसमें सब एक साथ है। एक चीज में चोपड़ा साहब समझना चाह रहा हूँ, चोपड़ा साहब बड़ी साधारण, मैं कहना चाहूंगा एक बहुत साधारण और खतरनाक चीज हुई है। आप हिंदुस्तान के लाखों करोड़ों मालिकों को गुलाम बना रहे हैं, मेक इन इंडिया, और उसके बाद जब वो गुलाम हो जाएंगे तो आप विदेशी ताकतों को बुला रहे हैं जिन्होंने हमें वो सिंगल आपको नहीं दिखा था, वो सिंगल एक सवाल सुनूंगा अभी एक सवाल देश के सामने, किस तरीके से विदेशों से पैसा लेके कुछ एनजीओ खड़े किए जा रहे हैं विरोध करने किसानों के नाम पर। हमारे लिए शर्म की बात है कि आप, और जिन लोगों को आप पैसे पे ला रहे हैं उनको ये नहीं पता कि आपका उद्देश्य क्या है। एक सवाल मेरा भी है चोपड़ा साहब, हवा में बातें उछालना बिल्कुल मैंने प्रवृत्ति बन गई है कहीं ना कहीं, क्या मैंने राजनीतिक पटल पे हवा पे उछालना बातें एक प्रवृत्ति बन गई है, लेकिन कहीं ना कहीं मुद्दों पे हम लोग को जाना चाहिए। मुद्दा क्या है? मुद्दा यहाँ पे विकास का है, जिस मुद्दा यहाँ पे किसानों के भी तरीके है, मालिक को गुलाम बना देना विकास नहीं होता। चोपड़ा साहब एक छोटा सा सवाल, सारी बोतलों में ताले लगवा के हमने उनमें बंद कर लिया। चोपड़ा साहब एक छोटा सा सवाल मेरा है, जब पश्चिम बंगाल के अंदर एक समय औद्योगिक राजधानी कही जाती थी, उसके बाद से जब लंबे समय तक वामपंथी शासन रहा, उस दौरान ये कहा गया कि अपनी जमीन का मालिक व्यक्ति खुद होगा। ना तो वहां पर कृषि उत्पादन, जो आप दर उठा करके देख लीजिए कितनी घटी है, वहां पर भुखमरी की स्थिति कितनी ज्यादा बढ़ गई है। तो अगर आप इन आंकड़ों को देखेंगे तो ये लगता नहीं कि ये फॉर्मूला बहुत सक्सेसफुल है। हिंदुस्तान के अंदर था, इंडस्ट्री को वहां जाने नहीं दिया। एक सियासी सवाल, सारे जो बात अजीब साहब कह रहे हैं, उन्होंने लेफ्ट को हराया, लेकिन 2 दिन पहले आपने देख लिया कश्मीर चौधरी जी, आप इसमें विरोध में जितने तमाम विपक्षी, आपने इसको सियासी तौर पे विपक्ष को लामबंद करने में ये बिल जो है वो कारगर रहा है। साथ ही साथ एक मैसेज जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो बात अदीब साहब कह रहे हैं कि एक किसान विरोधी, या ये जो छवि आपकी बन रही है, से कैसे लड़ेंगे? देखिए, जब आप मैदान में खड़े होंगे और जब आप वहां ईमानदारी में वहां दिखाएंगे कि ये बिजली हमने आपको दी है, ये रोजगार आपको दिया, सिंचाई का पानी आपको दिया है, ये रेलवे लाइन आपको दी है, तब किसान अपनी आंखों से देख लेगा। उसे कितना बरगलाएगा कोई भी राजनीतिक दल, किसान इतना वो वक्त नहीं है कि आप उसको बरगला सकते हैं। जो है रोजगार किसानों को भी चाहिए। कह रहे हैं कि विपक्ष किसानों को बरगला रहा है। जिस मोदी लहर में सत्ताधारी दल हो, मोदी लहर में एक तरह से किसान जो है अपनी आंखों से देखेगा, सारे लोग उसे अपनी जमीन का उचित मूल्य मिले, उसको रोजगार मिले, उसको बिजली मिले, उसको पानी मिले, उसको चिकित्सा शिक्षा मिले। आखिर 65 साल हो गए, कब तो उसको इस तरीके की नरक की जिंदगी जीने के लिए मजबूर करना चाहते हैं राजनीतिक दल? हमारा सवाल तमाम पार्टियों से। ये तो भारतीय जनता पार्टी ले जाएंगे। ये तो भारतीय जनता पार्टी के नेता के हैसियत में आपने कहा, एक किसान नेता के रूप में क्या कहेंगे? बिना कंसेंट जमीन लेना बिना कंसेंट हमारे देश को गांव की ओर जाने की जरूरत है, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी पूरी तरह से तैयारी कर चुकी है कि शहर को ही पूरे गांव में बसा देंगे।
चले एक आखिरी सवाल, बहुत छोटा रिएक्शन, एक संतुलन, अदीब साहब एक छोटा सा रिएक्शन, शहर बना दीजिएगा, बहुत छोटा रिएक्शन अदीब साहब आपसे, खेती एक के संतुलन लिए। बनाना हो अगर, क्योंकि ये दो आवश्यकता है, एक अगर वाकई में हमें एक विकसित देश की तरफ आगे बढ़ना है तो तमाम तरह की उद्योगों की आवश्यकता होगी, बिजली की आवश्यकता होगी, प्रायोरिटी नहीं दी को जा बढ़ाने की आवश्यकता सकती, होगी, इसके लिए इसमें जो जमीन की बदलाव आवश्यकता किया होगी, गया है किसानों का हित एक मुद्दा है और उद्योगपतियों को भी चलाना है, ऐसे में संतुलन कैसे बनाएंगे? आप जो छोटा सा जी क्या फरमाया? सवाल मेरा ये है कि अगर एक संतुलन बनाना हो, किसी किसान के लिए अगर आपको विकसित देश बनना है तो निश्चित रूप से आपको उद्योगों की भी आवश्यकता होगी, सड़कों की भी आवश्यकता होगी, एयरपोर्ट्स की भी आवश्यकता होगी छोटे शहरों में, उसके लिए जमीन चाहिए, किसानों का भी हित आपको ध्यान रखना। संतुलन की स्थिति कैसे बन सकती है, बहुत संक्षेप में? देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि इंडस्ट्रियल हाउसेस के पास जमीनें पड़ी हैं जिसमें अब वहां पर प्लॉट बन के बिल्डिंगें बन रही हैं। एग्जैक्टली। उन इंडस्ट्रीज के ऊपर हाथ क्यों नहीं डाला जा रहा है? नोएडा में जहां मेरी खुद अपनी फैक्ट्री थी, 72% फैक्ट्रियां बंद हैं और जो 32% फैक्ट्रियां चल रही हैं वो बैंक लोन अदा करने के लिए चल रही हैं। ये पोजीशन है। आपको अगर इंडस्ट्रियल ग्रोथ डेवलप करना है, आज नोएडा के अंदर जितने लघु उद्योग थे, अगर गांव के अंदर आप नोएडा मैं कह रहा हूं किसी गांव के अंदर एक डैम बनाना है। सुन लीजिए, आप सुनिए, वो लोग उसी इंडस्ट्री में गांव के जो आसपास के नोएडा के लोग थे, उनकी जमीनें छीनी, उन फैक्ट्रियों में नौकरी करने आए, आज वो फैक्ट्रियां भी बंद हो गई, न फैक्ट्री रही न जमीन रही, आप शराबें पी रहे हैं और गुंडागर्दी कर रहे हैं, आपको उस शहरों में रह नहीं सकते। संतुलन बनाने की जरूरी था कि आपको किसान की को इंटरेस्ट पैदा करना था कि वो अपनी जो भी काम करता है, जो काश्तकारी उसकी जिंदगी है, उसमें कोई ऐसी चीज आप पैदा करते और उसमें कोई उसको प्रोटेक्शन देते, वो ज्यादा बेहतर है। चलिए, समय उसकी समाप्त है। दिलीप जी, आपसे बहुत छोटा सा रिएक्शन, इसी मुआवजा देने का संतुलन बात कैसे बन करते, सकता है इसको लेकर के? तब शायद मैं समझता हूं संतुलन बैठता। जी दिलीप जी, बहुत छोटा सा रिएक्शन आपसे। नहीं, मैं तो ये मेरा नहीं, मैं तो चाहूंगा कि विजय जी, इन्होंने विरोध किया है, चलिए विजय जी, वो आपसे बताएं कि संतुलन बेहतर, संतुलन कैसे? बनाएंगे? क्योंकि दोनों की जरूरतें हैं। अगर विकसित होना है तो जमीन की जरूरत है, किसान के भी हितों को ध्यान में रखना है, दोनों के हितों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बहुत संक्षेप में मैंने कहा कि आखिर में नेशनल इंटरेस्ट के लिए जब भी कोई बात आती है, कोई भी किसान या कोई भी व्यक्ति इस देश का कोई विरोध नहीं करेगा, लेकिन कितनी जमीन की जरूरत है? आपने तो एक खुला मंडी बाजार खोल दिया है। सब्जी के भाव और मतलब कि मछली बाजार के भाव मतलब आप लगाओगे इस जमीन में। चलिए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कृष्ण जी? बहुत संक्षेप में, बहुत मेरा सिर्फ इतना कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों के बेरोजगारों को रोजगार अगर मिलेगा और सिंचाई के लिए पानी मिलेगा और बिजली मिलेगी, चिकित्सा और शिक्षा के संसाधन मिलेंगे तो किसान स्वागत करेगा, और अगर किसान का शोषण होगा तो किसान बदला चुका देगा। चौधरी जी से मेरा कि बिना कंसेंट लिए हुए ये जो प्रावधान है, ये गलत है। प्रावधान के लिए आप एक किसान नेता के दलीप जी, बिना मर्जी के जमीन ले ही नहीं सकती कोई भी सरकार किसान अब तो एक्ट पास हो गया, आप कैसे नहीं? जब एक्ट पास हो गया, एक्ट 1894 का भी था, उससे भी खतरनाक। चलिए, समय समाप्त हो गया, समय समाप्त हो गया। चलिए, लोकसभा में भूमि अधिग्रहण बिल पास हो गया है, अब राज्यसभा में देखना होता है इसका क्या हश्र होता है, और अगर वहां पे गिरता है तो इस तरह की भी संभावनाएं हैं कि ज्वाइंट सेशन बुला करके इसको बिल को पास कराने की कोशिश कर सकती है सरकार। अब इसके परिणाम क्या होंगे ये तो भविष्य में आने वाले समय भी देखने को मिलेंगे। सबकी अपनी चिंताएं हैं, कुछ लोग इसमें काफी आशावान भी हैं, आने वाला वक्त बताएगा। घटना चक्र में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए जैन टीवी। नमस्कार, आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया।